नमस्ते, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। गणित की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज हम एक नई अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इंग्लिश में इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज की क्लास से जो है मुख्यतः हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रांस एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए तैयारी कर रहे हैं। तो आज की क्लास से हूबहू प्रश्न जो है एग्जाम में छपेंगे, या यूं कहें आज वैसे ही प्रश्नों को हम देखेंगे जो एग्जाम में आता है। इस अध्याय से जो प्रश्न होते हैं बहुत ही आसान होते हैं और बहुत सीधे सवाल पूछे जाते हैं। यदि हम कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे तो पूर्ण उम्मीद है कि हमें भी जो भी प्रश्न पूछी जाएगी मिनिमम 2 प्रश्न जो है 2 नंबर जो है इस अध्याय से भी पक्का आएंगे अगर हम कंसेप्ट क्लियर के साथ अगर पढ़ें। गणित जो है कभी भी मुश्किल नहीं होता है, अगर हम उसे अच्छे से अगर पढ़े तो बहुत ही आसान विषय होता है और इसमें नंबर आते नहीं है बल्कि छपते हैं। लेकिन इसके लिए अगर नंबर छापना है तो हमें कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम द्विघात समीकरण को जो है फर्श से अर्श तक समझेंगे और एग्जाम में जो है प्रश्न हमसे नहीं छूटेगा। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करके पढ़ेंगे, कम समय में परफेक्ट सवाल बनाएंगे और परफेक्ट नंबर लेकर के हम निकलेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए हुए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ जो चैप्टर है वो हमारा क्या है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण इंग्लिश में हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब अगर घात की बात की जाए तो घात होता क्या है, किसी भी संख्या की जो ऊपर में होता है। जैसे सपोज दैट ये 3 है और इसके ऊपर में जो लिखा हुआ है ये 2, यही क्या होता है, घात, या इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, पावर। इंग्लिश में हम इसे ही क्या कहते हैं, पावर। और नीचे वाले टर्म क्या होता है हमारा, आधार, और इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, बेस। अर्थात इस द्विघात कहने का मतलब हुआ कि यहाँ जो बीजीय व्यंजक दी गई होगी उसमें जो वेरिएबल होंगे उस वेरिएबल का घात कितना होना चाहिए, तो 2। एक घात कितना होना चाहिए, 2। तो वही बीजीय व्यंजक, यही वही बीजीय व्यंजक जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है हमारा द्विघात समीकरण होगा, जिसमें जो वेरिएबल का जो घात होगा, पावर होगा, चर का जो घात होगा, वो अधिकतम घात कितनी होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो अगर हमें पूछा जाए कि द्विघात समीकरण क्या होता है, सबसे पहली बात यह है कि आखिर हम द्विघात समीकरण किसे कहेंगे। तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2। तो वेरिएबल होगा चर का अधिकतम घात इक्वल्स टू 2। चर का जो है अधिकतम घात कितना होगा, 2। कोई दे दिया समीकरण, अगर हमसे पूछे कि यह जो है द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो हमें यह चेक करना पड़ेगा क्या उसमें चर का अधिकतम घात 2 है। यदि चर का अधिकतम घात 2 है तो वह जो होगा द्विघात समीकरण कहलाएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल में हम देखें तो यहाँ y² माइनस का 3y और प्लस का 9 लिखा हुआ है। अब यहाँ ये चर, इसका घात कितना, 2। एक चर यहाँ है और इसका घात कितना है, 1। तो अगर हम अधिकतम घात की बात करें, यहाँ 1 और ये, तो जब सबसे ज्यादा कितना हुआ, 2।
सबसे ज्यादा 2 है, इसका मतलब जो है यह द्विघात समीकरण है। यहीं पर अगर बात किया जाए एक्स स्क्वायर माइनस 4x³ प्लस 3x प्लस 4, अब हमसे पूछा जाए क्या यह द्विघात समीकरण है। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ चर का घात कितना है 2, यहाँ चर का घात कितना है 3 और यहाँ चर का घात कितना है 1, यहाँ चर का घात कितना है 1। अब यहाँ हम देखें तो सबसे ज्यादा कितना है, तो सबसे ज्यादा कितना है 3। तो अगर सबसे ज्यादा चर का घात 3 है तो ये तो द्विघात नहीं हुआ। द्विघात वही होगा जिसमें चर का अधिकतम घात कितना होगा 2। तो हम कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण वही होगा जिसमें चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए 2। अगर हम इसका व्यापक रूप देखें क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म, व्यापक रूप। अगर द्विघात समीकरण का व्यापक रूप देखा जाए तो कितना होगा ax² प्लस इससे एक कम घात, तो और उसका गुणांक मान लिए फिलहाल b, तो ये हो गया bx। अगला जो टर्म होगा उसमें गुणांक घात एक फिर घट जाएगा तो 0, किसी चीज का घात जब 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है 1, तो ये कितना आ जाएगा c। तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है ax² bx प्लस c इक्वल्स टू कितना होगा 0। जहां अगर हम a b और c की बात करें, ये क्या होगा a b और c, यह एक वास्तविक संख्या होगा, वास्तविक संख्याएं हो सकता है। x चर है और इसके बीच ये जो इसका गुणांक होगा x² का गुणांक a, x का गुणांक b और जिसमें चर नहीं है अचर पद हमारा c। ये a b c क्या है, तो एक वास्तविक संख्या, कोई भी गणितीय अंक यहाँ हो सकता है इसके जगह पे। लेकिन एक चीज और, जब हम बहुपद पढ़े थे तो उसका व्यापक रूप में भी देखे थे कि ये बगल वाला गुणांक जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। सपोज दैट अगर ये x² का जो गुणांक a है, अगर ये a 0 हो गया तो जब हम 0 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो ये टर्म तो बच गया 0, तो ये हमारा क्या बच गया bx प्लस c। तो यहाँ पे चर का अधिकतम घात कितना होगा, ये तो मेरा खत्म, अरे 0 बम था उड़ गया ना, से तो खत्म हो गया। अब हमारा क्या बचा bx प्लस c। तो यहाँ जो चर बचा है इस चर का अधिकतम घात कितना है 1। इसका मतलब ये तो अब द्विघात नहीं हुआ। द्विघात होने का शर्त है कि चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए 2, लेकिन यहाँ चर का अधिकतम घात तब क्या बचेगा 1 ही, तो यह हमारा द्विघात जो है नहीं होगा। इसीलिए ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ये नहीं होगा तो क्या 0 नहीं होगा। तो एक कंडीशन हम याद रखेंगे, ये 0 नहीं होगा। सपोज दैट एक एग्जाम्पल हम देखते हैं यहां, सवाल दे दिया एक कि px² माइनस qx प्लस r इक्वल्स टू 0 एक द्विघात समीकरण है। एक क्या है द्विघात समीकरण है। अब यहां हमारे पास एक ऑप्शन ए दिया है जहां दे दिया p इक्वल्स टू 0, ऑप्शन बी मेरे पास दिया है जहां ये दे दिया कि q इक्वल्स टू 0, एक ऑप्शन सी दे दिया कि p नॉट इक्वल्स टू 0, ऑप्शन नंबर डी दे दिया ए और सी दोनों। अब इसमें क्या सही होगा, तो यह हमारा क्या है एक द्विघात समीकरण है। अब जब ये द्विघात समीकरण है तो अब यहां
ऑप्शन हमारे पास 4 है, एक P इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0, एक है P नॉट इक्वल टू 0 और ऑप्शन डी में A और C दोनों दिया हुआ है। तो अर्थात यह इस सब का चर का गुणांक के साथ कंडीशन है। तो हम क्या जाने कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है P। P कुछ भी हो सकता है लेकिन P 0 नहीं होना चाहिए। अगर P 0 होगा तो ये द्विघात समीकरण होगा ही नहीं, तो ये नहीं होगा। से P नॉट इक्वल टू क्या होगा 0, ये दोनों नहीं हो सकता है। 0 होगा तो बहुपद द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि द्विघात समीकरण क्या है। तो द्विघात समीकरण का एक ही बात है कि उसमें जो चर का अधिकतम घात है वो कितनी होनी चाहिए? 2। तो आइए हम दूसरा बात देखते हैं कि द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है या फिर हल क्या होता है। द्विघात समीकरण का मूल या हल क्या होता है? तो हमने अभी देखा द्विघात बहुपद का जो व्यापक द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होगा वो कितना होगा? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है, व्यापक रूप है द्विघात समीकरण का। और जहां हम यहाँ देखा है कि a नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 0 होगा। तो किसी भी द्विघात समीकरण का हल या मूल वह चर का वह मान होता है जिसको अगर हम इस द्विघात समीकरण में रखें तो LHS बराबर क्या हो जाए? RHS। जैसे ये इक्वल्स टू है तो इसके तरफ का साइड ये देखें तो ये हमारा दाहिना हाथ है, तो इसको हम कह सकते हैं RHS, राइट हैंड साइड दायां पक्ष, और ये हमारे बायां तरफ है तो हम इसको क्या कह सकते हैं? LHS, लेफ्ट हैंड साइड बामा पक्ष। तो चर का वैसा मान जिससे LHS और RHS क्या हो जाए? बराबर। चर का वह मान जिससे LHS और RHS बराबर हो जाए वह हमारा क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण का मूल या हल कहलाएगा। या फिर यूं कहे कि चर का वह मान जिसको अगर हम द्विघात समीकरण में रखें तो उसका वैल्यू कितना आना चाहिए? 0। उसका मान कितना आना चाहिए? 0। सब चर मान नहीं, चर का वह मान जिसे समीकरण में रखने पर मान कितना आना चाहिए? 0। तो वह चर मान क्या कहलाएगा? उस समीकरण के लिए मूल कहलाएगा या फिर उस समीकरण का क्या कहलाएगा? हल कहलाएगा। तो हम समीकरण का हल समझे या मूल, चर का वह मान अगर जिसे हम इक्वेशन में रख दिए उस द्विघात समीकरण में रखे तो उसका जो है हल जो है वो वैल्यू कितना आ जाना चाहिए? 0। अगर हम मूल की संख्या की बात करें कितना होगा, तो जब हम बहुपद पढ़े थे तो वहां समझे थे कि घात जितना होगा उतना ही उसका हल हो सकता है। तो कोई भी इक्वेशन में जितनी घात होता है उसमें उस चर का मान उतना ही हो सकता है। तो यहाँ चर का अधिकतम घात कितना है? 2। तो यहाँ पर जो मूल होगा वो मूल की संख्या कितना होगा? 2। और ठीक बहुपद की तरह हम इसका नामकरण करेंगे तो एक होगा अल्फा और दूसरा का नाम क्या रखेंगे हम? बीटा। एक का नाम क्या रखेंगे? अल्फा और दूसरा का नाम क्या रखेंगे? बीटा। तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप हुआ वो क्या हुआ? ax² प्लस bx प्लस c। अगर मूल या हल की बात करें कि मूल क्या होता है और हल क्या होता है तो हम बताएंगे कि चर का वह मान जिसे अगर हम द्विघात समीकरण में रखें और द्विघात समीकरण का मान कितना आ जाएगा? 0। अगर 0 आ गया इसका मतलब वह चर मान जो है इस द्विघात समीकरण का क्या होगा?
मूल होगा या हल होगा। अब कितना हल हो सकता है, कितना मूल हो सकता है, तो मूल की संख्या कितना होगा, 2। जितनी अधिकतम घात होता है उतना ही उस इक्वेशन का जो है हल हो सकता है, उसका मूल हो सकता है। जो भी हल होगा, इक्वेशन का जो हल होगा चर के अधिकतम घात की संख्या के बराबर ही होगा। जितना अधिकतम घात होगा उतना ही उसका हल हो सकता है। तो इनके भी 2 हल होंगे, चूंकि इसमें अधिकतम घात कितना है, 2। अगर हम नामकरण की बात करें, जैसे बच्चे जन्म लेते हैं, नाम रखते हैं उसका सुंदर सुंदर सा, तो इसका भी नामकरण किया गया और इनको हम किस नाम से जानते हैं, तो अल्फा और बीटा के नाम से जानते हैं। ठीक, तुमको तो आइए, अब जब ये 2 मूल हुआ तो आखिर हम यह मूल कैसे निकालेंगे। तो अगर आप द्विघात बहुपद पढ़े होंगे तो वहां एक सुंदर सा मेथड था वहां की शून्यक निकालने के लिए, वह विधि था क्या, गुणनखंड विधि। तो यह एक विधि जो यहां भी हमें काम आएगा, गुणनखंड विधि, और यह बहुत ही अच्छा विधि है जिसका उपयोग करके हम आसानी से जो है द्विघात समीकरण का भी मूल निकाल सकते हैं। दूसरा फेमस विधियों में से एक पूर्ण वर्ग विधि, लेकिन इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा हमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो हमें तो सिर्फ मूल निकालना है, तो हम उन्हीं विधियों को देखेंगे जिससे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और विधि में से जो महत्वपूर्ण है, जैसे एक द्विघाती सूत्र, यह भी एक विधि है जिससे हम निकाल सकते हैं। और ये दोनों विधि जो है इसे बहुत कम समय निकालता है। इस दोनों विधि का प्रयोग करेंगे तो बहुत ही कम समय में जो है हम किसी भी द्विघात समीकरण का जो है वो मूल निकाल सकते हैं। तो आइए हम इन्हीं 2 विधियों के माध्यम से किसी भी द्विघात समीकरण का मूल निकालना सीखते हैं। एक तो मेथड है कि हम उस चर का वैल्यू दे देंगे। अगर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो हम उस 4 ऑप्शन में से हिट एंड ट्रायल करेंगे, तो जी लंबा ना हो जाएगा, 4 बार ना डालना पड़ेगा, उतना टाइम रहता है नहीं ना। तो हम ऐसा क्यों करें, बार बार डाले, हिट एंड ट्रायल काहे करें, इसमें टाइम का बर्बादी है। तो हम डायरेक्ट क्यों ना निकाल ले, डायरेक्ट ही निकाल लेंगे। तो इसके लिए कुछ विधियां है, जिसमें ये विधि है पूर्ण वर्ग विधि में थोड़ा लंबा टाइम लग जाता है। इसके लिए हम यह नहीं देखेंगे, हमको कम समय में उत्तर को लाना है। आंसर तो बराबर ही, मार्क जो है तो हमको बराबर ही मिलेगा, आंसर भी बराबर आएगा। विधि कोनो इस्तेमाल करे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जो हल होगा वही होगा, चाहे इधर से लाइए, इधर से लाइए या इधर से निकालिए, किधरों से निकालिए, बात में उतना ही आएगा आंसर। ठीक, तो हम इन 2 विधियों का इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो हम दूसरी सवाल देखते हैं, जो हो सकता है कि कहे कि मूल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए आज का दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। यहां दिया है कि 15x² माइनस x और माइनस 28 इक्वल्स टू 0 को हल करें। अब यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, तो हल क्या होता है, इसमें इस चारों को डालेंगे, अगर 0 आ गया तो वही उसका हल होगा, तो इसमें टाइम लगेगा चेक करने में। तो हम इसको निकालते हैं, और हमने कहा है कि हम 2 विधि को सीखेंगे, जो आसान लगे हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक गुणनखंड विधि का पहले हम चर्चा करते हैं। जैसे ये 15x² माइनस x और माइनस 28 इक्वल्स टू 0। अब गुणनखंड विधि में क्या होता है कि इस संख्या को 2 भागों में तोड़ना है। 2 ऐसा संख्या लीजिए जिसको जोड़ने घटाने से ये उड़ जाए। अब उतना सोचता, उसमें एक और कंडीशन होता है कि उस दोनों का गुणनफल जो है इस दोनों के गुणनफल के बराबर हो, एक कंडीशन यह भी है। तो उतना सोचेंगे समझेंगे नहीं, डायरेक्ट एकरा दोनों को गुना कर लेंगे और उसका निकाल लेंगे हम गुणनखंड। तो 15 को अगर 28 से गुना करेंगे तो ये 15 और 28 का गुणनफल कितना आ जाएगा। अगर हम 15 को 28 से गुना करें
तो ये कितना होगा, तो 15 अट्ठे 120 अब 15 एक दूना 30 और 30 और 12 42 420। अब हम 420 को तोड़ लेंगे, अब आज गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से 21, फिर 2 से 2 एक काम 2 0 2 पंचे 10, 3 से लगेगा 3 तिया 9 3 पंचे 15, फिर 5 से 5 सत्ते 35। अब यहां से दो संख्या खोजिए जिसको जोड़ने और घटाने से हम एक आ जाए। x के बगल में कितना है इसका गुणांक 1, तो हम 1 लाना है। अगर हम यहाँ खोजे तो 3 दूना 6 दूना 12 और 7 पंचे 35 होगा। 7 तिया 21, 5 दूना 10 दूना 20, हाँ जी मिल गया हमें 20 और कितना 21। अगर 20 और 21 को घटा दें तो हमें एक मिल भी जाएगा और इसको गुना करने से इतना हो ही जाएगा। 21 दूना 42 420 आ जाएगा। तो हम आसानी से गुना करके गुणनखंड निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड, और उसमें से लेंगे दो संख्या तो आ ही जाएगा। अब हम 15x² और इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 21 माइनस का 20 इंटू एक्स और माइनस का कितना 28। कहे तो हम इसको फेंक दें, मिटा दें। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 15x² माइनस का x को 21 से गुना होगा तो कितना होगा माइनस का 21x, और ये माइनस माइनस प्लस, और 20 को x से गुना करेंगे तो कितना 20x माइनस का 28 इक्वल्स टू 0। अब दो दो का जोड़ा ले लेंगे और इसमें से कॉमन लेना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि 3 पंचे 15 और 3 सत्ते 21, तो 3 दोनों में है, और यहाँ 2x है और 1x यहाँ पे, एक x भी कॉमन ले लेंगे। तो 3x² में 15x² में से 3x चला गया तो बच जाएगा कितना 15 में बच गया 5, और यहाँ 2x था तो 1x बच गया। और यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा जी माइनस। अब यहाँ 21 था तो 3 कॉमन ले लिए तो अब कितना बचेगा 7, 3 सत्ते 21, और x इस कॉमन एक ही x था वो तो ले ही लिए। अब यहाँ जो चिन्ह है वो डाल दो जी। अब इस दोनों में लो कॉमन, तो 4 पंचे 20 और 4 सत्ते 28, दोनों में 4 है। अगर इसका 4 ले लिए तो ये कितना बचेगा 5x, और इसका 4 ले लिए तो अब कितना बच जाएगा 7। या आप ई वाला हु बहू यहाँ पर अइबे करेगा तो डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। अब इस दोनों में से एक ले लीजिए 5x माइनस 7, और यहाँ से 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब एक बार इसको बराबर कर लीजिए 0, और एक बार इससे कर लीजिए 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये जाएगा तो उधर प्लस, और ये तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 7, तो x बराबर कितना होगा 7 बट्टा का 5, और ये 3x एक गया तो माइनस का 4, और ये 3 उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा तो माइनस का 4 बट्टा 3। तो 7 बट्टा 5 और माइनस का 4 बट्टा 3 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो इस प्रकार हम गुणनखंड विधि से जो है हल निकाल सकते हैं या मूल निकाल सकते हैं। या हल की बात करें या मूल, बतवाई 10 से बत कनी का हेर फेर है। ठीक, अब जब हम द्विघाती सूत्र की बात करें तो यहाँ जो मूल होगा या जो वैल्यू निकल के आएगा, चर हल हो या मूल हो, वो जब हम निकालेंगे उसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिए, माइनस का b और रूट अंडर b² माइनस का 4ac। जब ये कोई संख्या रूट से बाहर निकलेगा तो ये दो चिन्ह हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, और बट्टे में क्या रखेंगे 2a। तो डायरेक्ट हम इसमें डाल करके भी निकाल लेंगे। जैसे यहाँ द्विघात समीकरण दिया है 15x² माइनस का x और माइनस 28 इक्वल्स टू 0, तो हम यहाँ से ABC बता सकते हैं। व्यापक रूप जो होता है वो क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर हम इससे तुलना करें तो a हमारा कितना हो जाएगा, a का वैल्यू कितना आएगा जी 15, और b कितना आएगा तो माइनस का 1, और c कितना है जी तो माइनस का 28।
तो हम यहाँ से ABC बता सकते हैं और डायरेक्ट इस मशीन में डालेंगे, अब फटक से निकलेगा। अब हम यहां जब डालें तो माइनस और बी कितना दिया है, तो माइनस का 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4AC, तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4A और C, ए कितना है, तो ए हमारे पास 15 है और C कितना है, तो जी माइनस का 28 है और बट्टा में हमें क्या डालना है 2A, तो 2 इंटू और A का वैल्यू कितना है, तो 15। अब देखिए जी ई माइनस और ई माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस माइनस, ये 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो प्लस 1, और इस माइनस को इस माइनस से गुना किया जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। अब इस सब को गुना कीजिए, तब 15 चौका 60 और 60 को कितना से गुना करना है, 28 से, तो 6 से गुणेठ दीजिए और 0 डाल दीजिए ऊपर से, तो हो ना जाएगा 8 छक 48 और 6 दूना 12, इधर से 4 जमा था तो 12 4 कितना हो जाएगा 16 और एगो 0 इस पर डाल दीजिए। तो जब हम ये डालेंगे ये कितना हो गया 1680 बट्टा 2 गुने 15 को मल्टीप्लाई कीजिएगा जी तो कितना आएगा 30। ये एक जुट जाएगा इसमें 1 प्लस माइनस, ये 1600 कितना हो गया 81, अब बट्टा का 30, 1681 अब बट्टा का 30। अब जब हम अब इसका हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल। अब 1681 का वर्गमूल कितना होता है, पता है जी, अन्यथा निकाल लीजिए। 1681 जो है वो हमारा कितना आएगा, इसके लिए या तो गुणनखंड लीजिए, गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो, या फिर हम कहे तो इसका जो वर्गमूल आएगा हमारा 30, ये तो नीचे हो गया बट्टा में, तो 1681 जो है किसका वर्गमूल है जी, इसका वर्गमूल जो निकालेंगे वो कितना होगा 41। अब क्या करें, इसका जगह ले ले, थोड़ा इसको फेंट देते हैं अर्थात मिटा देते हैं। अब यहां से हम चूंकि अब x का 2 मान निकलेगा तो एक बार हम लोग प्लस ले लेते हैं, 41 बट्टा 30, ये 2 चीज है तो एक बार प्लस ले लेते हैं और एक बार माइनस, और एक बार x का मान ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग, जहां इस 41 को माइनस में ले लेंगे, बट्टा का 30, 41 में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा 42 बट्टा 3। अब काट दिया जाए, छोड़ दिया जाए, काट रहा है तो काटिए ना देंगे, 6 7 42 और 6 पंचे 30, तो ये कितना आएगा 7 बट्टा 5, और इधर करे तो माइनस का 40 बट्टा 30, 0 से 0 कट गया तो माइनस का 4 बट्टा 3, माइनस का 4 बट्टा 3 का उत्तर में कोई फर्क पड़ा नहीं ना, तो विधि कोनो अपनाइए, या तो गुणनखंड विधि अपनाइए या फिर द्विघातीय सूत्र अपनाइए, दोनों लगभग आसान ही है और लगभग बराबर समय लगता है उत्तर लाने में। जो आपको ठीक लगे हम उसका आप इस्तेमाल कीजिए और फटाक से आंसर लाइए। तो जब हमें मूल्य निकालना हो तो या तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग कीजिए या फिर गुणनखंड विधि अपनाइए और आसानी से जो है आप मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, आइए अब हम तीसरी सवाल देखते हैं। यहां भी है कि समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 4√3x प्लस 9 और इनका क्या निकालना है मूल। तो आप हम द्विघात समीकरण से निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर गुणनखंड विधि पहले अपना लेते √3x और प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके गुणन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 एकम 9, इसको तोड़ लो, 3 तिया 9। अब जी इसको ऐसी दो संख्या में बदलना है जिसको जोड़ने से ये भी आ जाए या घटाने से और गुना करने से 9 भी पुर जाए।
अब देखिए यहाँ पे 4√3 लिखा हुआ है, तो यहाँ 3 3 6, आप 3 3 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा जी। अब इसके गुणनखंड में 3 × 3 होता है, लेकिन जोड़ में तो √3 है, तो क्या कीजिएगा, ये जो 3 है, अगर हम √3 को √3 से गुना किया करें तो √3 कितना होता है 9, और यहां से फिर कितना निकलेगा 3। तो हम इस 3 के जगह पे √3 × √3 कह सकते हैं, बात बराबर होगा, 3 कहो या इस 3 को अगर हम तोड़ना चाहे तो 3√3 और 3√3 कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कितना निकलेगा 3 ही निकलेगा। तो चूंकि जो रूट में आ रहा है, तो हम अगर इस 3 को और तोड़ ले तो इस 3 × 3 √3 × √3 कह सकते हैं। अब इस √3 को एक साथ ले लोगे तो 3√3 और √3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 4√3। x² माइनस 3√3 प्लस √3 इंटू एक्स प्लस 9 = 0। इन दोनों को जो गुना करोगे तो पूरियो न जाएगा 9, ये 3 होगा, √3 कितना होगा 3, तो 3 तिया कितना पुर जाएगा 9। तो ऐसी ये दो संख्या जिसको गुना करने से ये भी पुर जाता है और ये भी हमारा आ गया। अब हम आसानी से इसका निकाल सकते हैं। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, x² माइनस 3√3 इंटू एक्स प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस √3 x प्लस 9 = 0। अब हम यहां से जो है कॉमन ले लेते हैं। अगर ये दोनों में देखेंगे तो क्या कॉमन मिल रहा है हमको x ले लेंगे तो ये 2 था, तो अब कितना बच जाएगा 1, इसका x चला गया तो क्या बचेगा 3√3। अब यहाँ जो है चिन्ह वो डाल दो। अब इस दोनों में बात करें क्या मिल रहा है कॉमन, तो अभी हमने तोड़ा था कि 9 है, इसको क्या कह सकते हैं 3 × 3, या फिर इसको और एक 3 को तोड़ लो तो इसको क्या लिख सकते हैं √3 × √3। कोई हर्जा होगा जी, 3 को हम √3 × √3 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि √3 कितना होता है 3 ही होगा। तो हम देख सकते हैं कि इसमें भी √3 आ रहा था, एक √3 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा क्या बच गया x, और ये प्लस है और माइनस कॉमन लिए तो क्या होगा माइनस, क्योंकि माइनस और माइनस मिलके क्या होगा प्लस, तो यहाँ बच जाएगा 3√3। या फिर जब आपको एक कॉमन मिल गया तो अगला भी यही होगा, यहाँ पे चुपचाप लिख दीजिए x माइनस 3√3। तो जब इसका x लिख दिए तो बच क्या गया √3, तो यहाँ पे कॉमन √3 हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब इस दोनों में से हम एक लिख लेंगे x माइनस 3√3 और एक इस दोनों को मिला करके तो x माइनस √3 = 0 था। अब एक बार इसको 0 कीजिए और एक बार इसको 0 कीजिए, तो अब यहाँ जब 0 कीजिएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा √3, और जब यहाँ 0 करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा तो 3√3। तो एक वैल्यू हो जाएगा हमारा 3√3 और ये वो क्या होगा √3, 3√3 और √3 यह हमारा मूल होगा। अब चाहे तो इसको द्विघाती सूत्र का भी प्रयोग करके निकाल सकते हैं।